हमें एजेंसी आईडी से ईमेल आ गया है, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। ओके। सर, वो एजेंसी आईडी की मेल आ गई है। स्टेट के खुफिया सूत्रों से पता चला है कि मुंबई शहर पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। उनका मानना है कि एक आतंकवादी संगठन अल्फा के कुछ लोग कल शाम महाराष्ट्र के अंदर घुस आए हैं। स्टेट की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाईलाइट पर रखा गया है, हमें भी। इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कम्युनिकेशन वायरलेस नेटवर्क पे ट्रैक हुआ है? नहीं सर, कल शाम से सारे नेटवर्क टैप कर रहे हो सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। हेलो, हम हेडक्वार्टर्स में ही वेट कर रहे हैं। या कोई आने वाला है क्या? नहीं, कल का तो ब्रीफिंग में नहीं था। नहीं यार, वायरलेस नहीं टैप कर रहा था। क्यों? ऑफिस में नहीं, स्पेशलिस्ट की एंट्री होने वाली है। ओके। फोरेंसिक एक्सपर्ट? हाँ वही, तो लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। और अभी और चंद्रकांत पाटिल, फोरेंसिक एक्सपर्ट का मतलब मुझे पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये नया बंदा आया कहाँ से? बंदा नहीं, बंदी। क्या बात कर रहा है? बंदी मतलब लड़की? हाँ श्रीकांत सेन, बंदी मतलब लड़की। ये सब ने रिकमेंड किया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि लड़की हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। काम में बहुत तेज है। नाम है लीजा डिक्रूज। अच्छा इत्तेफाक है यार, एक लीजा डिक्रूज को मैं भी जानता हूँ, टैलेंटेड थी। लेकिन उसके साथ कुछ भी करना ना, बाप रे बाप। ओह, आई होप वो वाली लीजा डिक्रूज मेरे लाइफ में कभी ना आए। सॉरी। हाय गाइस। हाय टीम, ये हमारी टीम की नई मेंबर लीसा डिक्रूज। आज से हमारे साथ एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करेगी। और मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवाता हूँ। एसीपी अर्जुन सूर्यकांत रावते। हेलो सर। आयशा कपूर। हाय। चंद्रकांत पाटिल और छोटू। और ये किसका किसे? अरे श्री, तेरी तो मनोकामना पूरी नहीं हुई, ये तो वही लीसा है। हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे। स्पेकी, साथ तो हम कभी भी नहीं थे। हम तो हमेशा आमने सामने थे, फर्स्ट पोजीशन के लिए। वैसे स्पेकी सेन भी बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, बट रिजल्ट। इतना पीछे क्यों देख रही हो लीसा? आगे देखते ना, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यस स्पेकी, आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद दिस टीम। जब भी आप लोगों का नया केस शुरू होता है। वेलकम टू द टीम लीसा। तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारी टीम में शांति जरा कमी रहती है। एक केस खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। तो वेलकम। ग्रेट, ये तो और भी अच्छी बात है।
लोकेशन नोट करो और सारी डिटेल्स इकट्ठा करो। जी सर। ओके। बस का ड्राइवर प्रकाश एमवाईसी पेस्टिसाइड के पुणे प्लांट में काम करने वाले 30 लोगों को परेल कॉर्पोरेट सेंटर में लेके जा रहे थे। वो यहां पे आया, रुका, और जैसे वहां झाड़ी के पीछे गया एक जोर का धमाका हुआ। और बस से लपटे निकलने लगे। मैं अंदर जाके चेक करती हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर, खुफिया सूत्रों के अनुसार यह बस जिस पेस्टिसाइड कंपनी की थी वो एक अल्फा नाम के आतंकी संगठन की एक सॉफ्ट टारगेट थी। हो सकता है ये अटैक उन्होंने करवाया हो। ये संगठन ज्यादातर बड़े स्केल की मास किलिंग्स करवाता है, जहां मरने वाले की संख्या 30 से कई ज्यादा होती है। पेस्टिसाइड प्लांट उनके लिए सॉफ्ट टारगेट इसलिए था क्योंकि अगर वो वहां अटैक करते तो उसमें से जो केमिकल्स निकलते उससे आसपास के एरियाज में बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। यूं बस में ट्रैवल करते हुए 30 लोगों को मारना, ये उनके काम करने के तरीके से बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर भी आयशा, एक बार क्रॉस चेक करो, हो सकता है इस ब्लास्ट में उनका कोई न कोई कनेक्शन है। सर, धमाका बस के सीएनजी टैंक लीक होने से हुआ है। इसका मतलब ये ब्लास्ट किसी आतंकवादी संगठन का नहीं है। पक्का नहीं कह सकते। जब आप बस लेके निकले थे तो आपने बस का सीएनजी टैंक फुल कराया था? रोज सुबह जब हम काम पर निकलते हैं फुल टैंक करा कर ही निकलते हैं और सब चेक करते हैं। कहां से तुम बस लेके निकले? यहाँ तक का फासला कुछ 80 किलोमीटर का। इसके बीच में तो बस का सीएनजी टैंक आधा हो चुका होगा। और आधे सीएनजी टैंक में इतना बड़ा धमाका, एक 50 सीटर की बस को यूं जला दिया जाए, नॉट पॉसिबल। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? वक्त तो लगता है साहब, क्योंकि आसपास यहाँ कोई आबादी भी नहीं है जिसकी हम मदद ले सके। कई किलोमीटर भाग के जाना पड़ा, तब कहीं जाकर मदद मिली। सीएनजी लीक होने से ये ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन इस पूरी बस का इस तरीके से जल जाना, इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। लेकिन क्या? साहब, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। कमाल है, ब्लास्ट से ठीक पहले तुम बस के बाहर निकल आए और बाकी जितने भी लोग बस के अंदर थे उन सब की जल के मौत हो गई। स्ट्रेंज। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बस में जितने भी लोग बैठे थे तो फैक्ट्री में ही काम करते थे। हाँ साहब, वैसे हमने उन्हें देखा नहीं था क्योंकि हम तो सीधा ड्राइवर केबिन में घुसे थे। कंपनी ने हमें जो लिस्ट दी थी उसके अनुसार प्लांट के डिवीजन में काम करने वाले लोग ही थे। क्या तुम उनमें से किसी को भी जानते थे? नहीं साहब, लेकिन सुबह कंपनी से फोन आया था कि परेल के दफ्तर में कुछ लोगों को लेकर जाना है किसी ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए। साथ में यह भी बोला गया था कि ये लोग रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे, इसीलिए सो रहे थे। परेल में 12:30 बजे पहुंचना था, इसलिए हम प्लांट से 8:30 बजे निकले और यहाँ 10:30 बजे हमने ये बस पार्क की तो झाड़ियों के पीछे गया ही था कि ये धमाका हो गया। उस पेस्टिसाइड फैक्ट्री में जाके पता करना होगा। मुझे ऑफिस जाना होगा, ये कुछ पीसेस मिले, इनके लैब में टेस्ट करने होंगे। क्विक। यस सर। हमारे मजदूर भाइयों, ये कंपनी हमारी है और यहाँ हमसे जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है, जो हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम इंसान हैं और हमसे इंसानों की तरह ही सुलूक होना चाहिए। ज्यादा नहीं, वही मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। यदि हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम काम रोक देंगे। हमारे जिन 20 भाइयों की बम धमाके में मौत हुई है, उनके परिवार को सही मुआवजा दिलाना भी उनका अधिकार है और हम उन्हें ये अधिकार दिलाकर रहेंगे। पैसे वाले और
ताकतवर लोगों को जरूरत होती है तो पुलिस पार्सल की तरफ फटाफट आ जाती है। हमें अपने मजदूर भाइयों की भलाई के लिए चुप नहीं बैठना है, आवाज उठानी ही होगी। ललकारना होगा इन मिल मालिकों को। आवाज उठाइए, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। वो लोग यही काम करते थे। बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। मरने वाले के परिवारों को जो मुआवजा देना है उसका इंतजाम भी हमने करके रखा है, लेकिन वो गुंडा देवा भाई हमेशा की तरह मौके की तलाश में आ गया है यहाँ। उसकी मांग है कि मुआवजा मैं दुगना कर दूं। अभी तक की तहकीकात से जो पता चला है वो ये है कि उस बस के सीएनजी सिलेंडर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी, इसकी वजह से ये धमाका हुआ और सारे वर्कर्स मारे गए। तो ऐसा है जो आपको या आपकी कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? हाँ, पिछले हफ्ते यही देवा भाई जो लोगों का नेता बन के घूम रहा है जबरदस्ती मेरी ऑफिस में घुस आया था। उसकी मांग थी कि मैं वर्करों की तनख्वाह डबल कर दूं, लेकिन उसका असली मकसद कमीशन है जो उसे वर्करों की तनख्वाह से मिलती है। जब उसकी मांग मांगने से मैंने इनकार कर दिया तो मुझे धमकी देकर गया। आज भी मौके का फायदा उठा रहा है, वर्कर को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, लोगों का भगवान बन के घूम रहा है। असल में हमारी जैसी कंपनियों से वो सिर्फ पैसे ऐंठता है। मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके आतंक से हमें बचाइए। हमारी पहली प्रायोरिटी इस हादसे की तह तक पहुंचना है। ये जो वर्कर्स को रेल वाली वर्कशॉप पे भेजा जा रहा था उसे सुपरवाइज कौन कर रहा था? दरअसल ये काम तो फ्लोर मैनेजर का होता है। उस दिन सब वर्कर्स रात के 12 बजे से सुबह 6 की शिफ्ट में थे, इसलिए अनिल ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं सब अरेंजमेंट कर लूं। कौन है ये अनिल? वर्करों का मैनेजर। इसका मतलब जितने वर्कर्स बस में थे वो सारे वर्कर्स रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर चुके थे। तो फिर दोपहर को 12:30 बजे उन सबको ट्रेनिंग सेशन में क्यों भेजा जा रहा था? उन्हें सुना नहीं था? ये बात सुनकर मुझे भी ताज्जुब हुआ था, लेकिन अनिल के संबंध वर्कर के साथ इतने अच्छे थे कि जब उसने कहा कि वर्कर खुद जाना चाहते हैं तो मैं भी मान गया। मैंने ही कॉर्पोरेट ऑफिस में फोन करके ट्रेनिंग सेशन अरेंज करवाया। ये बस में जो भी वर्कर्स थे उनकी कोई लिस्ट मिल सकती है? जी हाँ, मैंने मेरे असिस्टेंट को बोल दिया है लिस्ट तैयार करने के लिए। थैंक्स। ये रही सर, ये रही वो लिस्ट। हाँ, हमें इन वर्कर्स के मैनेजर अनिल से बात करनी है। एक्चुअली सर मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वर्कर्स के यहाँ से जाने के बाद उसे किसी ने भी फैक्ट्री में नहीं देखा। थैंक यू। अभी तक की जानकारी के हिसाब से हमारा पहला सस्पेक्ट वो फ्लोर मैनेजर अनिल है, जिसने वर्कर्स की ये ट्रिप जल्दबाजी और अचानक में अरेंज की। और दूसरा देवा भाई, यूनियन का सो कॉल्ड दादा, जो कंपनी से पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते पहले जब कंपनी के सीईओ ने उसकी बात नहीं मानी तो वो वहां से धमकी देकर निकला था। मैं और आयशा इस अनिल को ढूंढते हैं। होते तुम और छोटू उस देवा भाई को लेकर के आओ। श्री, लीडर से पता करो कि बॉम्ब ब्लास्ट में जो चीजें मिली थी उससे कुछ सुराग मिला क्या? क्या हुआ? क्या हुआ श्री? कुछ नहीं सर, मैं चेक करता हूं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं।
मजदूरों का शोषण हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। भाइयों, एसीपी साहब मुझे लेने आए हैं। एसीपी साहब, ये धौंस गुंडे और मवालियों को दिखाइएगा। मैं इन मजदूरों का लीडर हूं और ये सब हमारी फौज है। सर हम 2 हैं और वो बहुत सारे। अगर झगड़ा हुआ तो कुछ बेकसूर लोगों को चोटें भी आ सकती है। झगड़ा कौन करेगा छोटू? बिल्कुल सही सोचा आपने एसीपी साहब। झगड़ा हमसे करिएगा भी मत। हमें अपना काम करने दीजिए और आप जाकर अपना काम कीजिए। हम अपना काम ही कर रहे हैं देवा, और वही करने के लिए तुझे हमारे साथ चलना होगा। तो क्या है ना देवा, हो गए तुम लीडर और होगी है तुम्हारी फौज, लेकिन मैं एक सिपाही हूं देवा। एक ऐसा सिपाही जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। सर रुकिए, सर रुकिए अपने आपको। इंस्पेक्टर चंद्रकांत पाटिल, मुझे सिर्फ मैं ही रोक सकता। समझे या समझाऊं? और तुम लोग, ये तुम्हारा देवा भाई, इसमें तुम्हारे ही 30 वर्कर्स के कत्ल का इल्जाम है। इसलिए अभी ये तुम्हारा लीडर नहीं, एक सस्पेक्ट है। अगर आप में से किसी ने भी हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो हमें मजबूरन उसे गिरफ्तार करना होगा। अगर किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा ये देवा भाई तुम्हारा काम करने के लिए बचेगा या नहीं, ये मैं खुद नहीं जानता। अभी के अभी सारा का सारा केस यही रफा दफा कर दूंगा। चल रुक जाओ। देवा भाई को यहां से लेके जाओगे तो अपन की लाश के ऊपर से लेके जाना होगा। अगर हाथ इतना कांपेंगे तो लौ कैसे जलेगी सूरमा? अपन को माफ कर दो साहब, अपन से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। चल छोटू, इस पे आत्महत्या और सोशल न्यूसेंस के चार्जेस लगाओ, फिर चार्ज बदलो और दूसरे चार्ज लगाओ। एक चार्ज से फेल हो तो दूसरे में अंदर करवाओ। तब तक ऐसा करते रहो जब तक ये लौ जलाने की कोशिश कर रहा था ना। लौ के ऊपर हाथ रख के एक कसम ना खा ले, ये इसका आखिरी नारा हो। लीडर बनने का बुखार उतर गया या जेल की बर्फ पे लेट के उतरेगा? हाजी, हेलो, किससे मिलना है? कौन है आप लोग? मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग जासूसी वासूसी नहीं कर रहे हो। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। और तुम? माफ कीजिएगा, पहचान नहीं पाया। अरे आपके कारनामे कौन नहीं जानता, यहाँ तो बच्चा बच्चा आपके कारनामे जानता है। जी मैं रामलाल, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी यहाँ पे जो। जब तक आप हमसे पूछेंगे नहीं कि आपको क्या मदद चाहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जी मदद कई प्रकार की होती है, आपको कौन सी प्रकार वाली मदद? MYC कंपनी का मैनेजर अनिल, वो यही रहता है? जी हाँ, वो यही रहते हैं। मैं उनका दोस्त और पड़ोसी दोनों। तो अब तक वो घर वापस नहीं आए? उनकी तो रात की शिफ्ट होती है ना? जी नहीं, अभी तक नहीं आए। हालांकि आ जाना चाहिए था उनको अब तक, क्योंकि वर्षों से हम दोनों साथ में चाय पीते हैं सुबह।
अब वो सो जाते हैं, उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ, उसके बाद मैं सर इसका मतलब है कि रात की शिफ्ट के बाद और ब्लास्ट से पहले वो घर ही नहीं आया। स्पेकी सेन, डरा दिया तुमने। दोबारा ऐसा कभी मत करना। अरे लाशों के साथ डील करती हूँ मैं, अगर खुद डर के बेहोश हो गई तो नाक कट जाएगी। तुम्हें डराने, तुमसे बातें करने, या तुम्हारी नाक कट जाए। हाँ वही, ये आया था मैं। बस ये जानना था कि कुछ मिला। कुछ भी कहने से पहले थोड़े और टेस्ट करने होंगे। एक बात पक्की है कि बस में 30 लोग थे और 30 के 30 को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। वाह, मतलब इतने टेस्ट करने के बाद इतने टाइम में तुमने ये पता लगा जो मैं पहले से पता था। क्या बात है लिसा डिक्रूज, कॉलेज में इतना ज्यादा तेज हुआ करती थी। कॉलेज में? ओह रियली? कॉलेज में कम से कम मैंने अपनी ईमेल आईडी हैक तो नहीं होने दी। एक ही सेम तुम्हारी तरह। ओह वाह, कितना मजा आया होगा ना जब प्रिंसिपल को तुम्हारा आई लव यू का ईमेल मिला होगा। सीरियसली इट वाज फन। वैसे लिसा, मुझे आज तक लगता है कि ये काम तुमने नहीं किया है, क्योंकि वही एक साल था जब मैं ये सब चीजों को लेकर परेशान रहा करता था। तो मेरी जगह तुम फर्स्ट आ गए। स्पेकी सेन, अगर ग्लास आधा खाली दिखाई देना तो उसे आधा भरा हुआ समझना चाहिए। हो सकता है उसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर आज तुम हैकर बन। हेलो, हैकर नहीं, मैं टेक एक्सपर्ट हूँ, टेक एक्सपर्ट। एक ही बात है स्पेकी सेन। और हाँ, मेरा नाम श्रीकांत सेन है। उसके पहले मिस्टर लगा लोगी ना तो अच्छा होगा। ओह श्योर मिस्टर स्पेकी सेन। यार इसको कौन समझाएगा? हे श्री, चल अच्छा हो गया, तुझे कोई तो कंपनी मिल गई। तेरी कॉलेज की फ्रेंड लिसा। हाँ, छिड़क ले छिड़क ले, तू भी जले पे नमक छिड़क ले। वो मेरी क्लास ले रही है, वो तुझे नहीं दिख रहा है। अब तू भी शुरू हो गया। अरे अरे अरे, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? कौन परेशान हो रहा है? कहा? कुछ भी। उसका नाम लेते ही तेरे चेहरे पे कितना गुस्सा आ गया। अब तो हमारी टीम की मेंबर बन चुकी है, तू इस तरह सोचना और अब भूल जा पुरानी बातें, चिल मत। थैंक यू सो मच। तू मेरे लिए इतना कंसर्न है। अभी जा काम करने दे, पका मत। थैंक यू नको रे, वो तो मेरा फर्ज है, ये टाइम कभी भी। और हाँ, तू डरना मत, मैं हूं ना। मैं तो कहता हूं तू मेरी तरह एक्सरसाइज कर ले। देख देख मेरी बॉडी, देख मेरे बाइसेप्स। छोटू, मैं क्या कहता हूँ, कुछ काम कर लेते हैं, नहीं तो वो खरुत अर्जुन राउत है ना, वो हमें नहीं छोड़ेगा। देवा की जगह हमारा इंट्रोगेशन हो जाएगा। चल। देखिए सर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा काम तो मजदूरों को उनका हक दिलाना है। मैं उनके अधिकार के लिए लड़ता हूँ। मैं उनका बुरा कैसे सोच सकता हूँ? बात बंद करो। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भड़काने का जरा सा मौका मिला तो कंपनी से पैसे ऐंठने का रास्ता भी मिल जाता है। और उस कंपनी की बस में हुए ब्लास्ट में 30 लोगों की मौत से ज्यादा बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए सर, आप फिर गलत सोच रहे हैं। मेरा विरोध तो बस में ब्लास्ट होने के पहले ही शुरू हो गया था। पहले किस चीज का विरोध कर रहे थे तुम? कंपनी के सीईओ पीके राय ने हमें हमारे हिस्से के बारे में बात करने के लिए अपने दफ्तर में बुलाया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे बीच फैसला हो जाए ताकि पूरे साल कोई परेशानी ना हो। लेकिन सर, जब मैंने उनसे अपने पैसे मांगे तो भड़क गए मेरे ऊपर, देने से साफ इनकार कर दिया। हमारे और उनके बीच गहना गहनी भी हुई और उन्होंने मेरी, देवा भाई की बेइज्जती करके अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। तभी मैंने मजदूरों से अपना काम बंद करके उनका विरोध करने के लिए कहा और इसी बीच बस में ब्लास्ट की खबर आ गई। तो फिर तुमने सोचा क्यों ना इस बात को आग में घी की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि धमाका और ज्यादा बड़ा हो
और तुम्हारा फायदा भी। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं पूरी तरह से बेकसूर नहीं हूं, लेकिन सर वो जो 30 मजदूरों की मौत हुई है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, हो सकता है कंपनी का हाथ है उसमें, क्योंकि सर जिन 30 मजदूरों की मौत हुई है वो कभी ना कभी मुझसे मिलने आए थे फ्लोर मैनेजर अनिल की शिकायत लेकर। वो अनिल उनकी कोई बात कभी नहीं सुनता था, जैसे सामान में क्वालिटी का अच्छा नहीं होना, टैंकर्स जरूरत से ज्यादा भरे रहते थे, मजदूरों की सुरक्षा का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा जाता था। अनिल उनकी हर बात को नजरअंदाज कर देता था सर। बल्कि उन्हीं मजदूरों ने फैसला किया कि अगर 2 दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो मेरे साथ मिलकर अपना काम बंद कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। आप लोग एम्बेसी पेस्टिसाइड में कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 7 साल। और इन 7 सालों के अंदर आपके सामने मशीनों की वजह से फैक्ट्री में कभी कोई हादसा या दुर्घटना? नहीं सर, लेकिन मशीनों का प्रॉब्लम जरूर है। कैसी प्रॉब्लम? सर मशीनें दिन पर दिन पुरानी होती जा रही हैं, अगर उन्हें बदला या मेंटेन नहीं किया गया तो खतरा और बढ़ता जाएगा। ये मशीनों की मेंटेनेंस कितनी बार होती? तकरीबन साल में 1-2 बार हो जाती है साहब, लेकिन बहुत कम है। एक तो मशीनों पर लोड ज्यादा है और कंटिन्यू चलती रहती है। और तुम्हारा लीडर देवा जो तुम्हारी हर एक बात को लेकर आवाज उठाता है, इस बारे में उसने कोई आवाज नहीं उठाई? हाँ, 1-2 बार तो आवाज उठाई थी, लेकिन मालिक लोग हैं उन्हें मना ही लेते हैं। तुमने इस बारे में अपने फ्लोर मैनेजर अनिल से कभी कंप्लेन की? की थी, बल्कि मशीनों की हालत उनसे ज्यादा और कौन जानता है। पर वो बेचारे भी क्या करें, वो तो हमेशा कोशिश करते हैं, पर कभी कोई बात ही नहीं बन पाई। जो मजदूर बस के अंदर थे, उनकी आपस में कोई रंजिश थी या फिर मालिक के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा? ऐसी बात कर रहे हैं साहब, हम लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, झगड़े के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है सर। मुझे नहीं लगता इन मजदूरों से बात करने का कोई फायदा है। रात कहीं कुछ है जो हमारी आंखों के ठीक सामने, लेकिन फिर भी दूर है। कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। ये काम दिवा का नहीं हो सकता। ये तुम कैसे कह सकती हो लीजा? क्योंकि मैंने सीएनजी सिलेंडर के पास मिले ट्रेसेस को एनालाइज किया है। अर्जुन सर का गैस बिल्कुल ठीक था। धमाका इतना तेज इसलिए हुआ क्योंकि टाइमर सेट करके बॉम्ब सिलेंडर के पास ही रखा गया, और जब धमाका हुआ तो सीएनजी टैंक ने भी आग पकड़ ली, जिसकी वजह से बस की ये हालत हो गई। इस बॉम्ब को बनाने में जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है वो किसी आम दुकान पर नहीं मिल सकते। ये तो बस कुछ खास जगहों पे मिलते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट या फिर केमिकल प्रोसेसर या फिर पेस्टिसाइड प्लांट्स। यस। तो मतलब जिसने भी ये बॉम्ब बनाया उसने उस पेस्टिसाइड प्लांट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल किया। कोई इन वर्कर्स को इतने वैशी तरीके से क्यों मारना चाहेगा? कुछ और पता चला? सर ब्लास्ट इतना तेज हुआ था कि मजदूर और उनका सारा सामान बुरी तरह से जल गया, एक चीज को छोड़ के। टैकी, जो फाइल ट्रांसफर करी थी उसे ओपन करना। ये देख रहे हैं सर आप? ये एक लाश की दांतों में फिलिंग थी। ये उसी की मैग्नीफाइड इमेज है, जो कि स्टील, कोबाल्ट और कुछ खास तरीके के मेटल को मिलाकर बनाते हैं। ये जलने से इसलिए बच गई क्योंकि ये लाश की दांत के अंदर थी और ऊपर वाली हड्डी ने इसे आग से बचा लिया। ये ग्रीन टिंज देख रहे हैं सर आप? ऐसा तब होता है जब स्टील और जिंकोनियम क्रोमेट आपस में रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धमाके के अलावा भी बस के अंदर ये जानलेवा केमिकल यानी जिंकोनियम क्रोमेट था, जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में नहीं हुआ।
अगर धमाका ही करना था तो कोई उनकी जान केमिकल से क्यों लेगा? ये केमिकल गैस की फॉर्म में होता है, और अगर ये केमिकल बस में होता तो बाकी वर्कर्स के साथ बस का ड्राइवर भी मर चुका होता। Are you sure? कि सिर्फ जिंकोनियम क्रोमेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी स्टील पे हरा टिंच दे सकता है? श्योर सर। इसका मतलब गैस उस पेस्टिसाइड प्लांट में था, ना कि बस में। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो राउते? क्योंकि जब हम उस पेस्टिसाइड प्लांट में तहकीकात करने के लिए गए थे तो उस प्लांट के पीछे के हिस्से पे, मतलब नट बोल्ट्स वगैरह पे मैंने ये हरा टिंच देखा। जब हम बीके राय से बात कर रहे थे तब। अगर वहां पे गैस था तो फिर हमें क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले उस केमिकल को उस फैक्ट्री से निकाला जा चुका था, और जो रह गया था वो था वो हरा टिंच। लेकिन अगर वहां इतनी जहरीली गैस थी तो वो वर्कर्स बच कैसे गए? एग्जैक्टली आयशा, वो वर्कर्स नहीं बचे। जब ब्लास्ट हुआ तो वो सारे वर्कर्स पहले ही मारे जा चुके थे उस पेस्टिसाइड प्लांट में। वो धमाका मजदूरों को मारने के लिए नहीं किया गया था, वो धमाका उनकी लाशों को ठिकाने पहुंचाने के लिए किया गया था, और हमें गुमराह करने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि उनकी मौत उस धमाके से हुई थी। अभी तक हम इस धमाके की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन अब असली वारदात सामने आई है। फैक्ट्री में लापरवाही बरत के मजदूरों का कत्ल। इस केस के बारे में और कुछ पता चला? पता चल रहा है मिस्टर राय, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ तुम बता सकते हो। बिल्कुल, मेरे से जो भी हो सकेगा मैं सब करूंगा। पोस्टमार्टम एनालिसिस के मुताबिक बस में 30 लाशें थी, और जैसे कि आपने कहा 30 के 30 वर्कर्स थे फैक्ट्री के। अज्ञा, उस मजदूरों की लिस्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूं। लेकिन जब मैंने आपकी वर्कर्स का अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो उस दिन काम पे सिर्फ 29 लोग आए थे। तो फिर बस में 30 लाशें कहां से आई? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जब हमारी आपकी कंपनी के यूनियन लीडर देवा से बात हुई तो उसने बताया कि जिन 30 वर्कर्स की दुर्घटना में मौत हुई उन 30 ने कभी ना कभी आपके कंपनी के फ्लोर मैनेजर अनिल को खराब क्वालिटी की मशीन्स के बारे में कंप्लेंट की। उस पर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों? लेकिन क्योंकि अनिल ने वो शिकायत मेरे तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं? क्या बात है? आपकी ईमेल आईडी तो कुछ और ही कहता है। आप मेरे इनबॉक्स को कैसे देख सकते हैं? कैसे समझाना ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आपको लंबी सजा मिलेगी ना तब मैं जेल में आके खुद आपको सब कुछ समझा दूंगा। फिलहाल अनिल ने आपको 14 ऑफिशियल कंप्लेंट मैसेज किया था, जहां पे उसने ये कहा है कि वर्कर्स अपने सिक्योरिटी को लेकर खुश नहीं है, और आपने उन सब मैसेजेस को अनदेखा करके रखा है। वो क्या था कि पिछले कई दिनों से फैक्ट्री में काम का बोझ कुछ ज्यादा है, इसलिए मैंने ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया था ताकि वर्करों का मन काम में ज्यादा लगा रहे। परेल में जो तुम्हारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां से हमें पता चला कि तुमने सुबह 6:30 बजे फोन करके दोपहर में 12:30 बजे की एक अर्जेंट ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवाया, और ये देखते हुए कि उन मजदूरों ने सारी रात काम किया था, वो थके हुए थे, ये फैसला उनके हक में लिया गया हो, ऐसा नहीं लगता? ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये प्लान अनिल का था। अच्छा, तो फिर बस में लाशों को रख के ब्लास्ट करने का आइडिया भी अनिल का ही था? आप क्या कह रहे हैं? और वो जानलेवा केमिकल जो उन मजदूरों की बॉडी में मिला है वो तुम्हारी फैक्ट्री में भी था, जिसकी वजह से यकीनन उनकी जान गई, और फिर तुमने अपनी और अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उन लाशों को इस तरीके से ठिकाने लगाने का तरीका अपनाया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अब चाहे तो आप हमारे कंपनी के इंजीनियर्स को पूछ सकते हैं। जब भी फैक्ट्री में कोई गैस लीकेज होता है ना, तो उसको पूरी तरह साफ करने में कम से कम 2 घंटा लगता है, और उस दौरान कोई भी व्यक्ति उस गैस के संपर्क में आए तो वहीं का वहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो उसके बाद के बैच के वर्कर्स बच कैसे गए? क्योंकि वर्कर्स फैक्ट्री में घुसे ही नहीं। आपने सुबह तय करने के बाद भी देवा को उसके पैसे नहीं दिए, इसके बाद देवा और आपके बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ, देवा स्ट्राइक पे चला गया, और यही आप चाहते थे कि देवा स्ट्राइक पे चला जाए और काम बंद हो जाए, और यही हुआ। अगले 3 घंटे तक
फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं घुसा। और जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है, इन सब में सिर्फ तुम शामिल हो। तुम्ही ने वो इमरजेंसी ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवाया और उसके बाद उस देवा से झगड़ा किया ताकि अगले 3 घंटे तक कोई भी वर्कर उस फैक्ट्री के अंदर न घुस सके। आपकी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में एक छोटा सा क्लॉज है जहां पे ये लिखा है कि अगर फैक्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फ्लोर मैनेजर डायरेक्टली आके सीईओ को रिपोर्ट करे, जो चीज हम आपके फोन रिकॉर्ड से पता लगा लें। और अनिल ने आपको फोन किया था ना इस हादसे की खबर देने के लिए, इसीलिए बस में 29 नहीं 30 लाशें थी, क्योंकि वह 30वीं लाश और किसी की नहीं, खुद अनिल की ही थी। हुआ कुछ ऐसे होगा, बेचारे वर्कर्स अपनी शिफ्ट के लिए फैक्ट्री के अंदर घुसे और उसी वक्त गैस लीक होनी शुरू हो गई। अनिल सर को अर्जेंट फोन करो। सर हमें मशीन की क्वालिटी पर ध्यान देना ही होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया तो। तेरा बात की चिंता करना छोड़ दो अनिल, कुछ नहीं होगा। हेलो सर, मशीनें बहुत खराब हो गई है, लगता है कुछ गड़बड़ है सर। क्या सर? फैक्ट्री से एक वर्कर का फोन था, कह रहा है कि वहाँ गड़बड़ हो गई है, सारी मशीनें गर्म हो रही थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। चलो देखते हैं। हमने हो जाएगा सर। नहीं, दरवाजा खोला तो उनके सब मारे जाएंगे सर। दरवाजा खुला तो उठते सर हम भी मर जाएंगे। अनिल नहीं, अपनी तबाह हो जाएगी मेरी। अनिल दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था और मैं उसे रोकना चाहता था। उसी में हाँ गौरव, तुम जल्दी प्लान में आ जाओ, मेरे से कुछ हो गया। हाँ जल्दी। गौरव डोंट वरी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस सबको मैं संभाल लूंगा। हमें कंपनी को किसी भी हालत में बचाना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाशों को इस तरफ धमाके में ठिकाने लगाने का आइडिया गौरव का ही था। गौरव ने मुझे कहा कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में फोन करके ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करूं और उसने उन सबको वहां भेजने का प्लान बना दिया। फिर फैक्ट्री में से कुछ लोग लेके मैंने और गौरव ने अनिल और बाकी लाशों को बस में लोड कर दिया और ड्राइवर को यह बता दिया कि लोग आराम कर रहे हैं तो उनको परेशान या डिस्टर्ब ना करें। गौरव ने सुझाव दिया कि देवा भाई को बुला के मैं उससे झगड़ा करूं और हम तो चाहते थे वही हुआ। झगड़े के बाद देवा ने बाहर जाकर मजदूरों को भड़काया और उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी और इस दौरान हमने फैक्ट्री से सारा वो गैस साफ कर दिया। और इस तरह तुमने लाशों को ठिकाने लगाया और इल्जाम लगाया अनिल पे, तो तुम्हारे हिसाब से गायब था। अनिल तो बेचारा उन्हीं 30 लाशों में से है। कैसे कर सकते हो तुम ये? डिस्गस्टिंग। लालच और मतलब इंसान से ऐसी हैवानों वाली हरकतें करवाते हैं, लेकिन सवाल यह है तुम्हारे जैसे लोग ऐसा करने के बाद माथे पे बिना शिकन के कैसे जिंदा रह लेते हैं? सर आपने मुझे बुलाया?
जुर्म सर चढ़ के देख रहा है। हेलो सुनिए, देखिए मुझसे बात कीजिए। सर कंचन के सर पे जो गोली लगी वो उसके टेम्पल कनपट्टी के एक साइड से घुसी और ठीक सीधी लाइन में दूसरी साइड से बाहर निकली। सुसाइड है ये। अगर एक इंसान सुसाइड करता है या खुद को गोली मारता है तो गोली कभी भी सीधी बाहर नहीं निकलती, उसका टेढ़ा होना लाजमी है। तो जरूर ये उस कमीने प्रोफेसर का काम होगा। तुम्हारा सब्जेक्ट साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए था प्रोफेसर भरत कुमार।